क्या हाल है? याद करते हैं? खड़ा हो जाइए तो कहिए तो एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? कोई जवाब नहीं दीजिएगा पीछे से। मुंबई में। वेरी गुड, बैठ जाइए। क्या जी, आधी आबादी पढ़ते हैं आप लोग? कराए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाओ। हाँ हाँ, शुरू से पढ़ रहे हैं तब? अच्छा, कहिए तो बैंक किसे कहते हैं? बैंक बैंक किसे कहते हैं? हाँ, न हुआ, सही न है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक दो और प्रश्न पूछ लेते हैं। अरे टोपी, खड़ा हो जाइए। कहिए, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? हाँ, 1886 में हुआ था। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत गड़बड़ स्थिति है। आगे में सब जो है, सब टैलेंटेड पीछे जाकर बैठ जाता है। ठीक है, आज हम इससे पहले वाले क्लास में चेक किए, सब आगे में भोतू भोतू बैठता है और सब ऐसा दिखाएगा कि एकदम है कुछ, मतलब चेहरा देखकर लगता है कि पढ़ल लिखल है। सुबह भी फंसा था सवाल में, जिनको याद नहीं वो आगे में नहीं बैठेगा अब। लेकिन फिर वह टैलेंटेड पीछे में जाकर बैठेगा, क्योंकि उसको पढ़ने से मतलब है। अब सोचे हैं प्रश्न पूछना चालू करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितना नौकरी करने वाला है। आइए दोस्तों, अगर प्रश्न याद नहीं कर रहे हैं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे लिए ही है। बाकी आपका हालत बहुत खराब रहेगा। प्रश्न नहीं याद हो रहा है तो अभी ही समय है, पढ़ना छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रश्न ही नहीं याद करिएगा तो क्या मिलने वाला है। और हमको पता है बहुत बहुत नहीं याद किया। एक बार हम चंदन टक्का वाले से पूछते हैं। खड़ा हो जाइए तो याद करते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ, एब्सेंट थे। कितना क्लास छूट गया था? आगे से पढ़िएगा ना, आगे से पढ़िएगा ना। हाँ, बिल्कुल बैठ जाइए। ये पूजा पाठ करने से नौकरी वोकरी नहीं होने वाला है। ठीक है, अलग बात है ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उन्हें पूजना चाहिए, लेकिन बिना प्रश्न याद किए कुछ संभव है? चलिए दोस्तों, आज हमारे पास पढ़ने के लिए क्या टॉपिक है? क्या है? आरबीआई के कार्य। एक एक चीज समझिए। आरबीआई के कार्य। आरबीआई हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक। और इसका सबसे मुख्य कार्य है नोट का निर्गमन करना। नोट का निर्गमन करना
इसका आसान भाषा में अर्थ ये हुआ, नोट छाप कर अर्थव्यवस्था में डालना, अर्थव्यवस्था में डालना, भारतीय अर्थव्यवस्था में डालना। आरबीआई के समस्त कार्यों को दो भागों में बांटा जाता है, एक बैंकिंग कार्य और दूसरा नोट जारी करने का कार्य। आरबीआई के समस्त कार्यों को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में, एक बैंकिंग कार्य और एक नोट जारी करने का कार्य। और दोनों कार्य को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। यानी आरबीआई के अंदर दो डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट का काम केवल नोट छपैया देखना है कि कब कितना नोट छाप कर जारी करना है। एक दूसरा डिपार्टमेंट वो है दोस्तों जिसका काम केवल बैंकिंग से रिलेटेड काम है। तो मोटा मोटी अगर हम देखें तो देश के केंद्रीय बैंक जो भारत का आरबीआई है, उनके कार्यों को दो भागों में बांट कर देखा जाता है, एक नोट जारी करने का कार्य और दूसरा बैंकिंग का कार्य। यानी आरबीआई के अंदर दो डिपार्टमेंट बने हुए हैं, नोट जारी करने वाला डिपार्टमेंट और बैंकिंग कार्य करने वाला डिपार्टमेंट। दोनों डिपार्टमेंट को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो आरबीआई का मुख्य काम क्या हो गया? अब नोट जारी करने की व्यवस्था क्या है? पहला मुख्य कार्य क्या हो गया? नोट जारी करने की व्यवस्था, यानी किस व्यवस्था के आधार पर आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था में नोट जारी करता है? तो अपने राष्ट्रीयकरण से लेकर के, कब हुआ था राष्ट्रीयकरण? 1 जनवरी 1949। ये भी आंसर पीछे से हमको आवाज सुनाई पड़ा। 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। उससे पहले वह प्राइवेट हाथों में था। 1 जनवरी 1949 अर्थात अपने राष्ट्रीयकरण से लेकर के 1956 तक आरबीआई जिस आधार पर नोट जारी करती थी उसे कहते थे अनुपातिक कोष प्रणाली। अनुपातिक कोष प्रणाली 1956 राष्ट्रीयकरण से लेकर के 1956 तक आरबीआई जिस व्यवस्था के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में नोट जारी करता था उस व्यवस्था का नाम क्या था? अनुपातिक कोष प्रणाली के तहत आरबीआई के द्वारा जारी की गए समस्त नोटों के पीछे एक प्रतिभूति रखना पड़ता था। यानी कि हर नोट के पीछे एक गारंटी रहती थी आरबीआई के पास अनुपातिक कोष प्रणाली में। अनुपातिक कोष प्रणाली में आरबीआई के ये व्यवस्था करना पड़ता था कि उसका कुल नोट जारी जो करेगा उसका 40% क्या हो? 40% क्या हो? और 60% विदेशी प्रतिभूति। विदेशी प्रतिभूति का मतलब हुआ विदेशी रुपया, विदेशी बॉन्ड या विदेशी शेयर, कुछ भी। हाँ, सॉरी 40% सोना और विदेशी प्रतिभूति, 60% सरकारी प्रतिभूति, 60%। तो अनुपातिक कोष प्रणाली में समस्त पैसों के पीछे एक गारंटी रखती थी सरकार, और गारंटी की व्यवस्था क्या थी? 40% सोना और विदेशी, ध्यान दीजिए, सोना और विदेशी प्रतिभूति। विदेशी प्रतिभूति का मतलब विदेशी मुद्रा हो गया, विदेशी बॉन्ड हो गया, विदेशी शेयर हो गया। मतलब प्रतिभूति वो है कि जिसको आप मार्केट में तुरंत रिलीज करके मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। तो आरबीआई का सबसे मुख्य काम है नोट छाप करके अर्थव्यवस्था में डालना।
राष्ट्रीयकरण से लेकर के 1956 तक नोट जारी करने की जो व्यवस्था थी उसका नाम क्या था? अनुपातिक कोष प्रणाली था। क्या था दोस्तों? अनुपातिक कोष प्रणाली था। अनुपातिक कोष प्रणाली के तहत आरबीआई समस्त रुपयों के पीछे एक गारंटेड इनकम रखती थी, जिसमें 40% सोना और विदेशी प्रतिभूति और 60% सरकारी प्रतिभूति, यानी कि सरकारी बॉन्ड कह लीजिए या कोई और ऐसा बॉन्ड जो सरकार के अधीन है। लेकिन 1956 में अनुपातिक कोष प्रणाली को त्याग करके क्या अपना लिया गया? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। कभी कभी आरक्षित को क्या कहा जाता है? सुरक्षित भी कहा जाता है। अनुपातिक कोष प्रणाली को कब त्याग दिया गया? 1900 नोट जारी करने की व्यवस्था अनुपातिक कोष प्रणाली को किस वर्ष आरबीआई ने बंद कर दिया? और 1956 में नोट जारी करने की कौन सी व्यवस्था अपना ली गई? न्यूनतम कोष प्रणाली अपना गए। नीचा में बैठल है, पीछा में उतना जगह है, नीचा में बैठल है। न्यूनतम आरक्षित पर सुरक्षित प्रणाली या आरक्षित प्रणाली, दोनों नाम से जाना जाता है। अब न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में मात्र 515 करोड़ यानी कि नोट जारी करने के लिए अब आरबीआई के पास केवल कितना रकम रहनी चाहिए? 515 करोड़, जिसमें 515 करोड़ में 115 करोड़ का सोना, केवल सोना। अब बच गया कितना? 400 करोड़ का विदेशी, यानी सरकारी हटा दिया गया। कब? तो नोट जारी करने की वर्तमान की जो व्यवस्था है उसका नाम क्या है? वर्तमान में आरबीआई किस प्रणाली के आधार पर नोट जारी करती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत आरबीआई के कोष में नोट छापने वक्त कितना करोड़ का सोना होना चाहिए? अगर किसी वक्त आरबीआई के कोष में सोना 115 करोड़ से कम हो गया तो वो नोट नहीं छाप सकता। और 400 करोड़ का क्या होनी चाहिए? लेकिन न्यूनतम आरक्षित प्रणाली जो अपनाया गया 1956 में, उसमें भी दोस्तों एक बार संशोधन किया गया है और वो संशोधन 31 अक्टूबर 1957 को हुआ। वो संशोधन क्या हुआ? 31 अक्टूबर 1900। इसमें 515 करोड़ जो रकम रहती थी उसको क्या कर दिया गया? 200 करोड़ कर दिया गया। और 200 करोड़ में दोस्तों 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ का प्रतिभूति, 85 करोड़ का विदेशी प्रतिभूति। तो वर्तमान में आरबीआई जो नोट छापेगा तो नोट छापेगा तब जब उसके कोष में कितना हो? और 200 करोड़ में यह जरूरी है कि सोना कितना का हो? 115 करोड़ का सोना रहना अनिवार्य है। 85 करोड़ का विदेशी प्रतिभूति में विदेशी मुद्रा भी शामिल है। क्लियर हो गया दोस्तों? समझ गए बात को? एक बात पुनः ध्यान दीजिए, किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के कार्यों को दो प्रमुख भागों में बांटा जाता है। एक नोट जारी करने का कार्य और दूसरा बैंकिंग का कार्य। नोट जारी करने का कार्य, और भारत में नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? आरबीआई। समस्त देशों में नोट जारी करने का कार्य वहां का केंद्रीय बैंक ही करता है। कौन करता दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक नोट जारी किस व्यवस्था पर करती है? तो वर्तमान में इस व्यवस्था का नाम क्या है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। वर्तमान समय में न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत नोट जारी करने हेतु आरबीआई के कोष में कितना रहना चाहिए?
और 200 करोड़ में यह जरूरी है कि सोना 115। अगर किसी कारणवश सोना 115 करोड़ से कम हो गया तो आरबीआई नोट जारी नहीं करेगा। तो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक का सबसे प्रमुख कार्यों में एक कार्य है नोट को जारी करके अर्थव्यवस्था में डालना, अर्थात नोट छाप करके अर्थव्यवस्था में डालना। नोट जारी करने की आनुपातिक कोष प्रणाली को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? 1956 में आनुपातिक कोष प्रणाली को खत्म करके कौन सी प्रणाली अपनाई? न्यूनतम सुरक्षित प्रणाली। न्यूनतम सुरक्षित प्रणाली के तहत नोट जारी करने हेतु आरबीआई के कोष में कितना का विदेशी प्रतिभूति? 85 करोड़। क्लियर हो गया। तो किसी भी देश का केंद्रीय बैंक ही नोट जारी करता है। अपवाद सिर्फ सिंगापुर है। सिंगापुर का केंद्रीय बैंक नोट जारी करने का कार्य विश्व के जितने भी देश है वहां पर नोट जारी करने का कार्य वहां की केंद्रीय बैंक ही करता है। एकमात्र अपवाद सिंगापुर का राष्ट्रीय बैंक है जो नोट जारी करने का कार्य। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमें समझना है कि क्या कारण है कि आरबीआई अर्थात देश का केंद्रीय बैंक ही नोट जारी करती है। क्या कारण है? अब तो भी समझ गए कि कोई भी देश हो, विश्व के सभी देशों में नोट जारी करने का कार्य वहां की केंद्रीय बैंक करती है। तो क्यों ऐसा करती है? आखिर क्या कारण है कि किसी भी देश का केंद्रीय बैंक ही नोट जारी करने का काम करता? आखिर क्या कारण है इसका? इसका पहला कारण है दोस्तों, इसका पहला कारण है कि नोट जारी इसलिए केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है कि ताकि लोगों को नोट यानी क्या मुद्रा पर विश्वास बना रहे। क्या बना रहे? विश्वास बना रहे। आप जानते हैं ना केंद्रीय बैंक हमेशा सरकारी ही होता है। केंद्रीय बैंक प्राइवेट नहीं हो सकता है। और सरकारी होने के कारण केंद्रीय बैंक जब नोट जारी करता है ना तो उस पर लोगों को पूर्ण विश्वास बना रहता है। मुद्रा के चलन के लिए जरूरी है कि मुद्रा पर लोगों का विश्वास हो। अगर मुद्रा पर से लोगों का विश्वास ही उठ गया तो वो मुद्रा चलन में नहीं रहती है, वे मुद्रा चलन से बाहर हो जाती है। तो केंद्रीय बैंक के ही नोट जारी करते, इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों का विश्वास बना रहे। मान लीजिए अंबानी अडानी को दे देगा कि आप ही नोट छापिए, और अगर कुछ वजह से अभी नीरव मोदी भाग गया विदेश से, विजय माल्या भाग गया विदेश से, अगर मान लीजिए कि सरकार विजय माल्या को ही दिया रहा था नोट छापने से, मान लीजिए कि विजय माल्या को दे दिया कि आप ही नोट छापिए, हमको देते जाइएगा। अब विजय माल्या अगर कौंड करके देश से भाग गए तो उसके द्वारा जो मुद्रा छाप रहा है उस पर किसी का विश्वास रह जाएगा? सब फेंकेगा, फेंको रे फेंको, क्या हुआ माल्या भाग गया, उसका टकमा नहीं चलेगा। तो अगर सरकार मुद्रा छापने की कार्य किसी प्राइवेट सेक्टर को दे देगा तो उस पर लोगों का उतना विश्वास नहीं रहेगा। लेकिन केंद्रीय बैंक छापते हैं नोट को तो उस पर जनता का पूर्ण विश्वास रहता, क्योंकि केंद्रीय बैंक को केंद्र सरकार का पूर्ण संरक्षण प्राप्त होता। आप देखे होंगे नोट पर लिखा रहता गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी नोट लीजिए कुछ भी होगा तो गारंटी सरकार दिया हुआ है। अब वहीं लिखा रहता गारंटेड बाय अंबानी, गारंटेड बाय अडानी, गारंटेड बाय माल्या, ठीक है, तब वो विश्वास लोगों का बना रहता।
तो नोट जारी करने का काम सभी देशों में वहां की केंद्रीय बैंक ही करते हैं। क्यों? तो नोटों पर लोगों का पूर्ण विश्वास बना रहे। अगर नोटों पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा दोस्तों, तो निश्चित तौर पर मुद्रा का चलन नहीं हो पाएगा। अगर प्राइवेट सेक्टर को हाथ में दे दे और वो प्राइवेट सेक्टर किसी कारणवश दिवालिया हो जाए, तो एक भयानक समस्या अर्थव्यवस्था में खड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। लेकिन सरकार की दिवालिया होने की संभावना बहुत कम होती है। हाँ, सरकार भी दिवालिया हो जाए तो नोट का कोई वैल्यू नहीं है। श्रीलंका में यही हुआ, बोरा में भरकर नोट ले जा रहा है और बैग में भरकर ब्रेड ला रहा है। यह स्थिति हो गई है, पैसा की कोई वैल्यू नहीं रह गया। क्यों? तो सरकार जो गारंटी दे रहा है वही भाग गया है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है नोट जारी केवल आरबीआई या केंद्रीय बैंक ही करता, ताकि मौद्रिक नीति में क्या बना रहे? एक रूपता बना रहे। क्या बना रहे? एक रूपता। अभी नोट जारी करने का काम सिर्फ किसका है? आरबीआई का। और आरबीआई ही ये काम कर सकती, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। इससे क्या होता है? इससे जो भी नीति बनती है वो पूरे देश में क्या होती है? एक समान होती है। मान लीजिए 2-4 बैंक को नोट जारी करने की शक्ति सरकार दे दे और 2-4 बैंक अर्थव्यवस्था में नोट छापने या जारी करने का कार्य करने लगे, तो इससे एक रूपता नहीं रह पाएगी। कहीं पर मुद्रा का फ्लो ज्यादा हो जाएगा, कहीं पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कहीं पर मुद्रा का वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो कहीं पर मुद्रा की वैल्यू घट जाएगी। तो नोट जारी करने का काम केवल केंद्रीय बैंक करता है। इसका प्रमुख कारण जनता का विश्वास बना रहे और दूसरा प्रमुख कारण है मौद्रिक नीति में एक रूपता बना रहे। अगर एक से अधिक व्यक्ति मुद्रा जारी करने का कार्य करने लगे या एक से अधिक संस्था को सरकार मुद्रा जारी करने के लिए दे दे, तो निश्चित ही मौद्रिक नीति में यानी कि रुपयों से संबंधित नीति में एक रूपता नहीं रह पाएगी। भिन्न भिन्न देशों में नीतियों में अंतर होने लगेगा, जो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। तीसरा कारण है कि नोट जारी करने का काम केवल आरबीआई ही करता है। इसका तीसरा कारण है कि केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करने हेतु, केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करने हेतु अभी आरबीआई को जब मन होगा तब अर्थव्यवस्था में मुद्रा को घटा सकता है, जब मन होगा बढ़ा सकता है। या सरकार को भी जब मन होगा वे अर्थव्यवस्था में रुपया को घटा सकती है, रुपया को। केंद्रीय बैंक सरकार के नियंत्रण में रहते हैं, यानी वे सरकार के इच्छा के अनुरूप ही चलते हैं। इसीलिए जब मन तब वे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को घटा सकती है और बढ़ा सकती है। अगर इसके विपरीत किसी प्राइवेट प्लेयर को दे दे, अगर वो सरकार का बात किन्हीं कारणों से नहीं सुने, तो सरकार का कंट्रोलिंग रह पाएगा। या एक से अधिक संस्था नोट जारी कर दे तो सरकार का वो कंट्रोल रह पाएगा जो कंट्रोल अब बना हुआ है। नोट जारी करने का काम केंद्रीय बैंक अपने हाथ में केवल इसलिए बनाए रखती है कि ताकि वो जब चाहे तब उस पर कंट्रोल बना कर रखे, जैसे मन चाहे अर्थव्यवस्था में मुद्रा को फ्लो करा सके। अगर एक से अधिक आदमी नोट जारी करेगा, अगर प्राइवेट एजेंसी नोट जारी करेगा, तो कंट्रोलिंग पावर वो नहीं रहेगा जो वर्तमान में आरबीआई के पास है। या तो हो सकता है कंट्रोलिंग पावर अलग अलग तरीके से हो जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह अलग अलग हो जाएगा, समरूपता नहीं रह पाएगी। और दूसरा, अगर प्राइवेट प्लेयर कभी सरकार का बात नहीं सुना तो फिर नियंत्रण सरकार का रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। नोट बहुत सेंसिटिव चीज है, इसीलिए सरकार इसे अपने अंदर बना कर रखती है। तो केंद्रीय नियंत्रण स्थापित रहे नोटों पर, मुद्रा पर, इसीलिए नोट जारी करने का कार्य केवल कौन करता है? आरबीआई करता है। केवल कौन करता है दोस्तों? आरबीआई करता। कोई दिक्कत दोस्तों? और चौथा, नोट जारी करना बेहद प्रॉफिट का काम है, बहुत प्रॉफिट का काम है। कारण, मान लीजिए सरकार 40 करोड़ का बजट बनाया। कितना का?
मान लीजिए 40 करोड़ का बजट बनाए, लेकिन उसको विभिन्न प्रकार के टैक्स से मात्र आया कितना? 28 करोड़। अब जानते हैं सरकार का कमाई टैक्स है, सबसे ज्यादा जीएसटी से कमाई होता है सरकार को, जिसे वे अपने जनताओं की सुविधा पर खर्च करती है बजट बनाकर। तो सरकार को भिन्न भिन्न टैक्सों से आय होता है, फिर बजट बनाकर उसे वो अपने जनता पर क्या करती है? खर्च करती है। तो मान लीजिए कि सरकार का खर्च करने के लिए कितना का बजट बनाया, लेकिन भिन्न भिन्न सोर्स से सरकार को आ पाया कितना? 28 करोड़, यानी घटोतरी कितना का है? अब 12 करोड़ सरकार कहां से लाएगा? सरकार कहां से लाएगा 12 करोड़? तो कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है सीधे सरकार ऑर्डर देता आरबीआई को, फाउन किया आरबीआई को कि 12 करोड़ घट रहा है, अब 12 करोड़ डायरेक्ट आप नोट छाप कर हमको दे दीजिए, डायरेक्ट छाप कर दे दीजिए। अब आरबीआई डायरेक्ट 12 करोड़ छाप कर दे दिया, यहां पर फायदा हो गया ना, सीधे फायदा या 12 करोड़, फालतू का पैसा या 12 करोड़, लेकिन सरकार की बजट पूरी होगी ना। तो नोट जारी करना एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है। जब मन सरकार नोट छाप के अपने घाटे की भरपाई कर सकती है। यही काम कोई प्राइवेट प्लेयर करने लगेगा ना तो सारा प्रॉफिट अपने जेब में रख लेगा, लेकिन नोट जारी करने का काम सरकार अपने पास रखती है कि जितना भी प्रॉफिट हो ना वो केवल किसका हो? सरकार का हो। सरकार किसका है? जनता का। वो सारा प्रॉफिट जनता के हितों में खर्च किया जाएगा। तो नोट जारी करना एक लाभदायक व्यवसाय है, और लाभदायक व्यवसाय इस दृष्टिकोण से है दोस्तों कि कभी भी अतिरिक्त नोट छाप कर सरकार अपने बजट के घाटे को कंप्लीट कर सकता है। हालांकि नोट कितनी छापनी चाहिए अर्थव्यवस्था में, यह हम पिछला चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि कितना नोट छापना चाहिए, या अर्थव्यवस्था में कितनी करेंसी रहनी चाहिए, उसका जिक्र हम तीसरा टॉपिक में ही कर चुके हैं कि एक देश का जितना जीडीपी रहता है ना उतना ही करेंसी उसे फॉलो कराने देना चाहिए। लेकिन कभी कभी घाटे की स्थिति में सरकार इस तरह का काम करती है, तो एक तरह से यह प्रॉफिट नहीं है कि ना है? अगर प्राइवेट आदमी नोट छापने का काम करेगा, ऐसा जो जितना भी प्रॉफिट है वे कौन लेगा? प्राइवेट आदमी का हो जाएगा। लेकिन सरकार अपने कंट्रोलिंग में रखा हुआ, तो ये सारा फायदा किसको हो रहा है? तो इन्हीं 4 कारणों के कारण किसी भी देश में केंद्रीय बैंक ही नोट जारी करते हैं। किसी भी देश में नोट जारी करने का काम केवल केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। तो उसका क्या कारण है? तो पहला, मुद्रा पर विश्वास, दूसरा, मौद्रिक नीति में एक रूपता बना रहे, मौद्रिक नीति में एक रूपता बना रहे, तीसरा और चौथा, जितना भी प्रॉफिट हो वो किसका हो जाए? सरकार का हो जाए। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए ना? क्या सिक्का? सिंगापुर में नोट कौन जारी करता है? केंद्रीय बैंक नहीं जारी करता है। ठीक है, कौन जारी करता है इसका उल्लेख नहीं मिला है हमको। ठीक है, सीधा याद रखना, केंद्रीय बैंक सिंगापुर में नोट जारी नहीं करता है। ध्यान दीजिए, क्या कारण है कि केंद्रीय बैंक ही नोट जारी करता है? इस बात को आप समझे, क्या कारण है बताइए? पहला कारण है नोट पर लोगों का विश्वास, दूसरा कारण मौद्रिक नीति में एक रूपता बना, तीसरा केंद्रीय नियंत्रण स्थापित हो चुके, चौथा जो भी प्रॉफिट हो वो। क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो आरबीआई का पहला मुख्य काम है नोट जारी करना। आरबीआई वर्तमान में न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत नोट जारी करता है। आरबीआई को वर्तमान में नोट जारी करने के लिए 200 करोड़ का कोष होना अनिवार्य है।
जिसमें 115 करोड़ का सोना, 85 करोड़ का विदेशी प्रतिभूति। आरबीआई ही या किसी भी देश का केंद्रीय बैंक ही नोट जारी क्यों करता है, इसके 4 कारणों पर हम चर्चा कर रहे हैं। नोट कहां कहां छपता है, ठीक है, नोट कहां कहां छपता है। तो नोट छापने का जो है सबसे पहला है करेंसी, ठीक है, पहला है आपका करेंसी प्रेस नोट, ये नासिक महाराष्ट्र में है। दूसरा है बैंक नोट प्रेस, ये 2 जगह है, एक देवास मध्य प्रदेश में है और एक तीसरा है और उसका भी नाम है बैंक नोट प्रेस ही है दोस्तों, जो आपको स्थित है हाँ मैसूर कर्नाटक में। ये 3 जगह आरबीआई का नोट छापने का कारखाना है। नोट कहां कहां छपता है, करेंसी नोट प्रेस नासिक में नोट छपता है, सारा नोट छपता है, 20, 10 जो भी नोट चल रहा है वह 3 जगह छपता है। करेंसी प्रेस नोट नासिक में, बैंक नोट प्रेस देवास में, अब बैंक नोट प्रेस मैसूर में। मैसूर जो है दक्षिण भारत में नोट की सप्लाई करने के लिए है, देवास जो है दोस्तों उत्तर भारत में है और नासिक पश्चिम और पूर्वी भारत में नोट सप्लाई करता है। तो नोट छापने के कितने मुख्य कारखाने हैं? 3। उसके बाद दोस्तों नोट के अतिरिक्त बाउंड हो गया, स्टाम्प पेपर हो गया, डाक टिकट हो गया, ये सब भी आरबीआई के निर्देशन में ही छपते हैं। और इसके लिए भी दोस्तों 3 प्रकार के छापे खाने हैं। पहला है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, कहां पर है? नासिक में, महाराष्ट्र में। दूसरा है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, प्रेस हैदराबाद। और एक पेपर मिल है, सिक्योरिटी पेपर मिल। एक तीसरा क्या दोस्तों? सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। तो यहां पर दोस्तों इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, इंडिया सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस नासिक और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, इन दोनों जगह पर स्टाम्प पेपर छपता है, बाउंड छपता है, डाक टिकट छपता है, ये सब चीज छपता है। और छपने के लिए कागज कहां बनता है? सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, एक सरकारी नियंत्रण में है। यानी कि दोस्तों नोट छापने का कारोबार केवल कितने जगह हो रहा है भारत में? 3 जगह पर हो रहा है, करेंसी प्रेस नोट, बैंक नोट प्रेस और 2 बैंक नोट प्रेस, 1 करेंसी प्रेस नोट, 2 बैंक नोट प्रेस, 1 करेंसी। और स्टाम्प पेपर, बाउंड, डाक टिकट छापने के लिए कुल कितने प्रिंटिंग प्रेस है? 3 है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद। क्लियर हो गया? नोट कहां कहां छपता है देख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। नोट कहां कहां छपता है, स्टाम्प पेपर कहां छपता है, सिक्योरिटी पेपर कहां छपता है, डाक टिकट कहां छपता है, देख लिए ना। अब दोस्तों सिक्का के लिए 4 टकसाल बना हुआ है। सिक्का ढालने के लिए भारत में वर्तमान में कितने टकसाल है? 4। पहले है आपका कलकत्ता और दूसरा मुंबई। ये दोनों टकसाल दोस्तों अंग्रेज ही स्थापित करके गए हैं। कौन? अंग्रेज के जमाने से ही मुंबई और कलकत्ता में सिक्का ढालने का कार्य हो रहा है। आजादी के बाद तीसरा टकसाल हैदराबाद में और चौथा टकसाल नोएडा में स्थापित किया गया। तो सिक्के ढालने के कुल कितने टकसाल हैं? कहां कहां? जिसमें कलकत्ता और मुंबई अंग्रेज ही स्थापित किए थे। आजाद भारत में कितना स्थापित हुआ है? तो वर्तमान में सबसे पुराना टकसाल
और सबसे नया कलकत्ता की स्थापना 1903 में हुआ था, और अगर नोएडा का देखें तो 1989 में। तो सबसे पुराना टकसाल कलकत्ता है और सबसे नवीनतम टकसाल। इन टकसालों में सिक्के डाले जाते हैं और मुंबई और कोलकाता के टकसाल में सिक्के के अलावे मेडल बनाए जाते हैं, जैसे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कांस्य मेडल। ये सब जो मेडल अगर सरकारी तौर पर किसी को देना है तो ये मेडल भी कहां डाले जाते हैं? तो भारत में वर्तमान में नोट छापने के लिए 3 प्रेस और सिक्के डालने के लिए कुल 4 टकसाल है, और स्टाम्प पेपर, डाक टिकट, बाउंड ये सब छापने के लिए 3 प्रिंटिंग प्रेस है, जिसमें एक पेपर मिल है जो बाउंड डाक टिकट हेतु कागज बनाने का काम करता है। कुल मिलाकर स्टाम्प पेपर, बाउंड पेपर छापने के लिए 2 प्रिंटिंग प्रेस है। इंडिया सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस नासिक और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है। बैंक नोट प्रेस कहां स्थित है? नासिक और देवास और हैदराबाद में। मैसूर में। बैंक नोट प्रेस देवास और मैसूर में है। करेंसी प्रेस नोट कहां पर है? नासिक में है। करेंसी प्रेस नोट, बैंक नोट प्रेस देवास और मैसूर कर्नाटक में है। कोई दिक्कत? नोट छप गया, कहां कहां छपा देख लिए, धीरे धीरे उसका याद कर लीजिए। ये आरबीआई का सबसे मुख्य काम है। ये आरबीआई का दोस्तों सबसे मुख्य काम है नोट जारी करना, नोट जारी करना। आइए आरबीआई के दूसरे कार्य पर। अब आरबीआई का जितना भी कार्य है ना वो बैंकिंग रिलेटेड कार्य। कौन रिलेटेड कार्य है? बैंकिंग रिलेटेड कार्य है दोस्तों। जोश बनाए हुए है ना? वो तो क्वेश्चन पूछते घड़ी पता चल गया था। दूसरा सबसे प्रमुख कार्य आरबीआई का सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे आपको पैसा जमा लेना है, जमा करना है, कहां जाइएगा? बैंक में। आप अपने व्यापारिक बैंक में जाइएगा कि जाइएगा? एक जनता को पैसा जमा करना है, ऋण उधार लेना है, तो वे अपने बैंक जाएंगे, व्यापारिक बैंक जाएंगे। तो जो संबंध व्यापारिक बैंक का देश की जनता के साथ होता है, वही संबंध राष्ट्रीय बैंक का अर्थात आरबीआई का सरकार से होता है। भारत सरकार को पैसा जमा करना है तो भारत सरकार का पैसा कहां जमा रहेगा? आरबीआई में। भारत सरकार को ऋण लेना है तो वे किनसे ऋण लेगा? आरबीआई। हर सरकार का एक एक अकाउंट होता है आरबीआई में। हर सरकार का मतलब हर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों का। आरबीआई में प्रत्येक सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश के सरकार का एक एक अकाउंट होता है जहां पर उसका पैसा जमा रहता है, जहां से वे ऋण उधार ले सकते हैं। बिहार सरकार को तत्काल 2000 करोड़ की जरूरत हो गया तो वे इसकी व्यवस्था कहां से करेगा? वो व्यवस्था करने के लिए आरबीआई से संपर्क करेगा। भारत सरकार को तत्काल 10,000 करोड़ की जरूरत पड़ गया तो वे इसके लिए तत्काल किससे संपर्क करेगा? आरबीआई से संपर्क करेगा। यानी कि आरबीआई सरकार के पैसों को जमा रखती है और समय पड़ने पर सरकार को उधार देती है। ठीक उसी तरह जिस तरह व्यापारिक बैंक जनता के पैसे को जमा लेता है और जरूरत पड़ने पर उसे ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक वही काम आरबीआई सरकारों के साथ कर रही है। आरबीआई प्रत्येक सरकारों के धन को जमा रखता है और जरूरत पड़ने पर उसे ऋण प्रदान करता है। क्लियर हो गया?
कोई दिक्कत? तो सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करने का मतलब क्या हुआ, ये बात समझे कि नहीं समझे? सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करने का मतलब हुआ कि आरबीआई में प्रत्येक सरकार के एक खाता होते हैं। आरबीआई सरकार के धन को जमा रखती है और उन्हें जरूरत पड़ने पर ऋण प्रदान करती है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। आरबीआई का तीसरा कार्य, आरबीआई को जानते हैं बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक, आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है। अर्थात आरबीआई बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती है। और बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है आरबीआई को? आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को सरकार का बैंकर कहा जाता है। आरबीआई को नोट जारी करने वाला संस्था कहा जाता है। तो आरबीआई बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती है या आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, क्यों, यह समझना जरूरी है। आरबीआई को बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में जितना भी व्यापारिक बैंक है, जितना भी व्यापारिक बैंक है, व्यापारिक बैंक के कार्यों का निरीक्षण करना किसका काम है? आरबीआई करना। तो आरबीआई देश के समस्त व्यापारिक बैंकों के कार्यों का क्या करता है? निरीक्षण करता है। वो देखता रहता है कि बैंक जनता के हितों को ठीक से ध्यान दे रही कि नहीं दे रही है। वो देखता है कि बैंक जमा राशि से तो कहीं उधार अधिक नहीं दे दिया है। तो सभी व्यापारिक बैंकों के कार्यों पर कड़ी निगरानी रखता है आरबीआई का। अगर निरीक्षण में अगर कोई गड़बड़ चीज पकड़ता आरबीआई तो प्रथम सलाह देता है, वरना बैंक को अपने अधीन भी कर सकता है आरबीआई। अगर देख लिया कि ये बैंक जनता से सीधा पैसा लेकर अनाप शनाप रेट पर उधार दे रहा है, जितना पैसा इसके पास जमा नहीं है उतना उधार दे दिया है उससे ज्यादा, तो मतलब यह बैंक ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। और जब आरबीआई को लगता है कि बैंक ठीक तरह से काम नहीं करता है तो ये पहले उन्हें निर्देश देती है कि आप ये कार्य करिए। फिर भी बैंक तैयार नहीं हुआ तो बैंक सीधे आरबीआई अपने नियंत्रण में ले लेती है। अब वह बैंक आरबीआई के अंदर में आ जाता है। दोस्तों, तो देश में जितने भी तमाम व्यापारिक बैंक हैं उनके कार्यों पर लगातार निरीक्षण करते रहता है केंद्रीय बैंक। दूसरा, अगर कोई बैंक खुलता है तो व्यापारिक बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने का कार्य कौन करता है? आरबीआई। ठीक है। नई शाखा, व्यापारिक बैंकों नई शाखा, नई एटीएम स्थापित करने की मंजूरी भी कौन देता है? नई स्थापित करने की मंजूरी भी कौन देता है? आरबीआई देता है। अगर बैंक का आपस में विलय करना है तो विलय करने की भी अनुमति कौन देगा? आरबीआई देगा। यानी कि आरबीआई के बिना व्यापारिक बैंक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं अर्थव्यवस्था में। तो आरबीआई समस्त व्यापारिक बैंकों के कार्यों का निरीक्षण करता है। कोई नया बैंक खुला तो नया बैंक खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। ठीक है। नई शाखा और नई एटीएम स्थापित करने के लिए पहले बैंक को आरबीआई से मंजूरी लेनी पड़ेगी। बिना आरबीआई की मंजूरी के बिना न तो बैंक अपने शाखा का विस्तार कर सकते हैं, न ही एटीएम का विस्तार कर सकते हैं। और अगर दो बैंक आपस में विलय करेगा तो विलय की अनुमति भी कौन देगा? आरबीआई देगा। आरबीआई की अनुमति के बिना विलय भी नहीं हो सकता है। इन्हीं चार महत्वपूर्ण कामों के कारण हम आरबीआई को बैंकों का
बैंक कहते हैं, नहीं कहते हैं। अब देख रहे सारा व्यापारिक बैंक आरबीआई के अंदर में है, ठीक है, सबका बाप आरबीआई है। क्लियर हो गया? बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई का। दोस्तों बहुत निष्क्रिय पड़े हुए हैं क्लास में, लगता है कि एकदम जबरदस्ती पढ़ने भेज दिया गया है। दोस्तों जोश और जुनून बरकरार रखिए, बरकरार। अब बहुत तो आंख बंद करके नींद खींचता है क्या? रात को सोइए, आसान तरीके से सोइए, ठीक है, नहीं तो बहुत हमको पता है बहुत यूट्यूब के चक्कर में बर्बाद हो गया है, ठीक है। हाँ होता है कभी कभी, हम तो खुद कई बार फंस गए हैं क्या कि अब देख करके सो जाएंगे, अब पता चला 4 बज गया है। तो दोस्तों अभी सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखिए। YouTube और Facebook जिसको भी आदी हो गया, समझ जाइए वो आपको नौकरी से दूर कर देगा, ठीक है। तो जितना भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, सबसे पहले उसको डिलीट करिए, ठीक है, सबको डिलीट करिए। और जिस दिन नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आएगा उस दिन फिर खूब बना लीजिए, ठीक है। नहीं तो ये वास्तविक अनुभव है, और कई लोग जिसको दरोगा में हुआ है उसका अधिकतर का पहचान, हर आदमी जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट थे सब पर इनएक्टिव थे। ये सोशल नेटवर्किंग साइट झूठ मूठ का ध्यान भटका देगा आपको, झूठ मूठ कर। आपका समय कभी भी खाली रहेगा ना तो आपका ध्यान पढ़ाई पर नहीं जाएगा, आपका ध्यान फेसबुक पर चला जाएगा, खोल दीजिएगा। अच्छा, इतना ज्यादा यह आदी कर देता है, आपके ध्यान को पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। जो फेसबुक का आदी हुआ है वो सिर्फ दुकान खोला है, ये सत्य है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर सरकारी नौकरी करना है तो फेसबुक सरकारी ऑफिस में जाकर ही बनाइएगा, ज्वाइनिंग लेटर के आने के बाद। अगर बन गया डिलीट मार दीजिए, किसी से उसका भला होने वाला नहीं है। और आप जाने तो एक सोशल साइट केवल झूठ और झूठ है, पड़ोसी को पहचानता नहीं है, फ्रेंड है 3000, ठीक है, ये स्थिति है कि नहीं है? बहुत लड़का देखिएगा कोई वैल्यू नहीं, क्या है नया पता नहीं है। अब फेसबुक खोलिएगा तो पता चला 10,000 फॉलोवर है, ये कहां से, कौन है इसका ये फॉलोवर? तो ध्यान रखिए, बिल्कुल उससे एक्टिव रखिए, और ये जरूरी है। इसलिए कभी कभी अपने मन से जो बोल रहे हैं वो काम करिए, नहीं तो आपके हाथ से नौकरी निकल जाएगा। हम बात समझा रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा काम क्या हुआ आरबीआई का कि आरबीआई बैंकों का, और इससे तोड़ तोड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बैंक व्यापारिक बैंकों के कार्यों का निरीक्षण करता है? आरबीआई। और ऑप्शन देगा आरबीआई, बी केंद्र सरकार, सी आईडीबीआई, तीसरा सेबी दे देगा। यानी ऑप्शन भी देगा ना कि लगेगा नहीं सरकार ही करता होगा, ठीक है। तो एकदम याद रखना कि बैंकिंग से संबंधित सारे कार्यों पर नियंत्रण है आरबीआई का। नए बैंक खोलने हेतु लाइसेंस कौन जारी करता है? बैंकों को आपस में विलय की अनुमति कौन देता है? आरबीआई। नई शाखा खोलने की अनुमति कौन देता है? इन्हीं कारणों से आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो 3 कार्य समझ गए। और ये दोस्तों हम सिर्फ आरबीआई के कार्य नहीं पढ़ रहे, ये समस्त देश के केंद्रीय बैंक के कार्य है। अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व सिस्टम है ना, जो दुनिया की सबसे मजबूत केंद्रीय बैंक माना जाता है।
तो ये काम जो हम अभी पढ़ रहे हैं सिर्फ भारत के आरबीआई के कार्य नहीं है, बल्कि विश्व के सभी देशों के जो केंद्रीय बैंक है उनके कार्य हैं। फेडरल रिजर्व सिस्टम जो अमेरिका का केंद्रीय बैंक है वो भी बैंकों का बैंक है, वो भी नोट जारी करता है, वो भी यूएसए गवर्नमेंट के बैंकर का कार्य करता है। दोस्तों, चौथा कार्य होता है अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना। अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना, अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना। अब अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना, आरबीआई अंतिम ऋणदाता है। सीधा प्रश्न आ सकता है, अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? आरबीआई को। अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई। सरकार का बैंकर किसे कहा जाता है? नोट जारी करने वाला संस्था कौन है? आरबीआई है। तो आरबीआई अंतिम ऋणदाता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप देख ले कि आरबीआई जितने भी व्यापारिक बैंक अर्थव्यवस्था में है उनके कार्यों का क्या कर रहा है? निरीक्षण लगातार करते रहता है, देखते रहता है कि कोई भी बैंक का कार्य अपने ग्राहकों के हित में अनुचित तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसे सलाह देता है, वरना उस पर पूरा नियंत्रण आरबीआई स्थापित कर लेता है। तो आरबीआई को पता है कि कौन बैंक ठीक तरह से कार्य कर रहा है, कौन बैंक गड़बड़ तरह से कार्य कर रहा है। अंतिम ऋणदाता का मतलब हुआ कि जब कोई बैंक जो आरबीआई की नजर में अपने कार्यों को ठीक तरह से अंजाम दे रहा है, जब कोई बैंक को ऋण की जरूरत है और उन्हें ऋण किसी भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उपलब्ध नहीं हो पाया, अगर एक व्यापारिक बैंक को ऋण की जरूरत है और उनकी ऋण की जरूरत कहीं से भी पूरी नहीं हुई, तो अनिवार्य रूप से अब ऋण की जरूरतों को कौन पूरा करेगा? आरबीआई पूरा करेगा। आरबीआई उसे ऋण देगा ही देगा। तो अगर बैंक को ऋण की जरूरत पड़ती है, अगर किसी व्यापारिक बैंक को ऋण की जरूरत पड़ती है और व्यापारिक बैंक को ऋण कहीं से भी नहीं मिल पाता है, तो अनिवार्य रूप से उसे ऋण प्रदान करने का कार्य कौन करते हैं? यानी एक बैंक को अगर कहीं से भी ऋण नहीं मिलेगा तो निश्चित ही उसे आरबीआई से मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि आरबीआई अंत में आपको ऋण देगा ही देगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आरबीआई क्या है? अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। आरबीआई अंतिम ऋणदाता का मतलब समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना कि एक व्यापारिक बैंक जो आरबीआई के नजर में ठीक तरह से अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, अगर उन्हें ऋण की जरूरत हुई और उन्हें ऋण किसी भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उपलब्ध हो पाया, तो उन्हें ऋण प्रदान करने की जिम्मेदारी किस पर आ गई है? यानी किसी भी व्यापारिक बैंक को ऋण चाहिए और उन्हें ऋण कहीं नहीं मिला है, तो निश्चित ही उसे आरबीआई ऋण प्रदान करेंगे ही करेंगे। इसलिए आरबीआई को क्या कहा जाता है? अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आरबीआई नोट जारी करने का काम करती है, आरबीआई सरकार के बैंकर के तौर पर काम करती है, आरबीआई बैंकों के बैंक के रूप में काम करती है, आरबीआई अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करती है। अंतिम ऋणदाता का पांचवा कार्य या विदेशी मुद्रा का संरक्षक होता है। आप जानते हैं कि भारत एक खुली अर्थव्यवस्था वाली देश है, अर्थात यह आयात और निर्यात करता है। आयात और निर्यात करने के लिए विदेशी करेंसी की जरूरी होती है, खासकर डॉलर की होती है।
अधिकांश इंटरनेशनल बिजनेस डॉलर करेंसी के अंतर्गत ही किया जाता है। और भारत आयात पर कुछ ज्यादा ही निर्भर है। आप जानते होंगे कि हम अपने आवश्यकता का 80% पेट्रोलियम बाहर से आयात करते हैं। कई मेडिकल उपकरण और कई प्रकार के मशीनरीज हमें भारत से बाहर से आयात करना पड़ता है। सॉरी, भारत से नहीं, विदेशों से आयात करना पड़ता है। सॉरी। तो एक देश जो खुली अर्थव्यवस्था वाली देश है, जो आयात और निर्यात करता है, उसे निश्चित ही किसकी आवश्यकता है? विदेशी करेंसी की। फिर बंद अर्थव्यवस्था वाले को कोई जरूरत नहीं है विदेशी करेंसी की। बंद अर्थव्यवस्था उस देश को कहते हैं जो आयात और निर्यात, और अगर आयात निर्यात नहीं कर रहा है तो उसे कोई विदेशी करेंसी की जरूरत है नहीं है। विदेशी करेंसी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भारत तो ऐसा देश नहीं है। भारत तो खुली अर्थव्यवस्था वाले देश है, और भारत खुली अर्थव्यवस्था वाले देश है, वो आयात भी करेगा और तो उसे निश्चित ही विदेशी करेंसी चाहिए। विदेशी करेंसी चाहिए। भारत के अंतर्गत, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितने भी विदेशी करेंसी है, उसका संरक्षण कौन है? आरबीआई। सारे विदेशी करेंसी भारत में, चाहे आप ही डॉलर क्यों न भेजे। आपका ही कोई रिश्तेदार अमेरिका में रहता है और आपको पैसा भेजेगा किस में? डॉलर में। अब वो डॉलर जो भारत आ गया, किसके नियंत्रण में चला गया? आरबीआई के नियंत्रण में चला गया। अब आरबीआई आपको विनिमय रेट तय करता है कि आपको डॉलर के बदले कितना रुपया दिया जाएगा, उतना रुपया आपको दे देगा। आप कहिएगा हमें डॉलर ही चाहिए, भैया डॉलर भेजा है, डॉलर ले लेंगे, नहीं चलेगा। अगर आरबीआई उस मुद्रा का संरक्षक अगर कहेगा कि ये आपको डॉलर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ रुपये मिलेगा, तो आपको सिर्फ रुपया ही मिलेगा, डॉलर नहीं मिलेगा। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितना भी विदेशी करेंसी है वह आरबीआई के संरक्षण में रहता है। भिन्न भिन्न व्यापारिक बैंकों के पास भी विदेशी करेंसी रहते हैं, लेकिन वे आरबीआई के दृष्टि में रहते हैं कि हाँ, एसबीआई के पास इतना डॉलर है, अन्य बैंकों के पास इतना डॉलर है या इतना विदेशी करेंसी है। जब चाहेगा आरबीआई उसे क्या कर सकता है? इस्तेमाल कर सकता है। न सिर्फ विदेशी करेंसी का संरक्षक होता है आरबीआई, बल्कि विदेशी मुद्रा से देश की मुद्रा की किस तरह विनिमय किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा, ये एक्सचेंज रेट भी प्रायः आरबीआई के अधीन में ही तय होता है। यानी डॉलर के मुकाबले रुपया का क्या रेट रहेगा, इसको भी तय करने में बाजार की भूमिका तो होती ही होती है, लेकिन इसको भी तय करने में दोस्तों आरबीआई की भूमिका होती है। आरबीआई के निर्देशों के अनुसार ही आप डॉलर को रुपया में भजा सकते हैं या रुपया को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको आरबीआई ने अधिकृत किया है कि हाँ, यहां पर डॉलर रुपया को आपस में क्या कर दिया जाएगा? एक्सचेंज किया जाएगा। दोस्तों, आप कहीं पर भी मान लीजिए आपको डॉलर की जरूरत है, कहीं पर जाकर आपको डॉलर नहीं मिल सकता है। आपको सिर्फ डॉलर के लिए वहां जाना पड़ेगा जिसको आरबीआई ने रजिस्टर कर दिया कि हाँ, तुम डॉलर को रुपया में, रुपया को डॉलर में बदल सकता है, वही आदमी बदल सकता है। कोई भी विदेशी करेंसी को या दोस्तों देसी करेंसी को एक दूसरे में बदल नहीं सकता है। यह बदलाव आरबीआई के अधिकृत संस्थाओं के जरिए ही किया जाता है। अगर आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन करके विदेशी करेंसी को आपस में विनिमय किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, तो इसे हवाला कहते हैं। क्या कहते हैं? हवाला कारोबार का नाम सुने होंगे आप। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार क्या कहलाता है? हवाला कहलाता है। क्लियर हो गया? तो आरबीआई के कार्यों को समझ गए हैं। आरबीआई का सबसे पहला कार्य क्या है? आरबीआई का सबसे पहला कार्य है नोट जारी करना। आरबीआई का सबसे पहला कार्य क्या है? नोट जारी करना। आरबीआई का सबसे पहला कार्य क्या है? नोट जारी करना। दूसरा कार्य है सरकार के बैंक के तौर पर काम करना। सरकार के बैंक के तौर पर काम करना। सरकार के बैंक के तौर पर काम करना। दूसरा है
तीसरा कार्य है बैंकों का बैंक कार्य रूप में कार्य करना। चौथा है अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना। और पांचवा छठा है समाशोधन गिरी। शोधन गिरी इंग्लिश में कहते हैं क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस अब इसको समझिए। आरबीआई समाशोधन गिरी के रूप में कार्य करता है। आरबीआई क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करता है। आरबीआई क्लियरिंग हाउस के रूप में काम करता है। अब क्लियरिंग हाउस क्या है, समाशोधन गिरी क्या है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दोस्तों आपको हम पहले बताए थे कि हर सरकार का एक अकाउंट आरबीआई में रहता है। हर सरकार अपनी मुद्रा को आरबीआई अकाउंट में जमा करते हैं और अगर उन्हें ऋण की आवश्यकता है तो वे आरबीआई से ही ऋण लेते हैं। जिस तरह प्रत्येक सरकार का एक एक अकाउंट आरबीआई में रहता, उसी तरह सभी व्यापारिक बैंकों का भी एक एक खाता रहता। कहां? आरबीआई के पास। एसबीआई का, एचडीएफसी का, आईसीसी का, सब का एक एक अकाउंट खुला हुआ है। जिस तरह व्यापारिक बैंक का कस्टमर उसका देश की जनता होता है जी, उसी तरह आरबीआई का कस्टमर कौन हो गया? बैंक, व्यापारिक बैंक, ये सब कस्टमर हो गया। इसका अकाउंट रहता है आरबीआई के अंदर। यानी प्रत्येक व्यापारिक बैंक का भी एक एक अकाउंट आरबीआई के अंतर्गत होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह सरकार का एक एक अकाउंट रहता है जहां पे वे मुद्रा जमा कर सकते हैं और मुद्रा उधार ले सकते हैं। अब होता क्या दोस्तों कि हर बैंक के पास एक दूसरे का चेक आता है। हर बैंक के पास एक दूसरे का चेक आता है। जैसे एसबीआई है और इधर पीएनबी है। कुछ चेक एसबीआई के पास किसका आ गया? पीएनबी का। और मुद्रा सब उस पीएनबी के चेक को कौन भजाया? और पीएनबी के पास भी कभी कभी क्या आता है? यानी कि आप जानते हैं कि हर चेक को हर बैंक में भजाया जा सकता है। अब लोग प्रीफर करते हैं अपने बैंक में जाने की, जैसे एसबीआई का चेक है तो एसबीआई में भजाए, लेकिन हर बैंक के पास एक दूसरे का क्या आते रहते हैं? चेक आते रहते। कभी पीएनबी के पास एसबीआई का चेक आ गया तो पीएनबी वाला उसको जमा ले लेते हैं और मुद्रा भेज देते हैं। कभी कभी एसबीआई के पास पीएनबी आ गया, पीएनबी का चेक आ गया तो ये चेक एसबीआई वाला रख लिया और एसबीआई वाला रख लिया और मुद्रा को क्या कर दिया? मतलब इस चेक को भजा दिया। यानी कि जो भी चेक का मुद्रा है वो उसको दे दिया कस्टमर को जो लेके आया। तो ये बात आप जानते होंगे कि हर बैंक के पास एक दूसरे के चेक लगातार आते रहते हैं जिसका क्लियर बैंक वाले करते हैं। अब पीएनबी वाला के पास किसका चेक है? अब पीएनबी वाला क्या करेगा? एसबीआई का चेक एसबीआई देने की जाएगा कि लो एसबीआई तुम दे, तुम्हारा चेक है, पैसा हम दिए हैं दे दो ना। अब ये पीएनबी एसबीआई का सारा चेक लेकर कहां चला जाएगा? आरबीआई के पास। कहां चला जाएगा? और ये भी एसबीआई वाला भी पीएनबी का सारा चेक लेकर कहां चला जाएगा? आरबीआई का। आरबीआई मिला देगा। जैसे पीएनबी वाला जो है, पीएनबी वाला 10,000 रुपया भजाया है और ये जो है दोस्तों 21,000 रुपया भजाया है। यानी पीएनबी का चेक मान लीजिए एसबीआई कितना भजाया और एसबीआई का चेक पीएनबी वाला मान लीजिए कितना? 10,000। तो ज्यादा पैसा किसका हो गया? यानी कि 11,000 ज्यादा पैसा दिया है। तो अब आरबीआई क्या करेगा? पीएनबी के अकाउंट से 11,000 निकाल करके किसके अकाउंट में डाल देगा। इसी को क्या कहते हैं? क्लियरिंग। तो आरबीआई क्लियरिंग हाउस का काम करते हैं। इसका मतलब हुआ कि हर बैंक के पास एक दूसरे का चेक आते रहते हैं और हर बैंक एक दूसरे के चेक को भजाते रहते हैं।
अंत में वे सारे चेक कहां भेज देते हैं? आरबीआई एक दूसरे के चेक को क्लियर करके जिसको पैसा देना उसके अकाउंट से निकालकर उसको डाल देते। और आपको बताए थे कि यह काम जो होता है शाम को होता है। कब होता है? हर क्षेत्र में, हर राज्य में आरबीआई का एक क्षेत्रीय कार्यालय होता है। जैसे पटना के गांधी मैदान में है ना, समय समय पर क्या होगा कि एसबीआई जाएगा, सारा बैंक लेकर आरबीआई पहुंच जाएगा पटना के गांधी मैदान कार्यालय में। बिहार का सारा बैंक वहां जमा होगा, या हर एक जिला में भी दोस्तों एक काउंटर बना लेते हैं। हर एक जिला में भी एक काउंटर होते हैं, और ये तो मुख्य काउंटर, मतलब हर एक जिला में भी एक मतलब आरबीआई का अपना ऑफिस होता है, जहां पर जाकर बैंक आपस में एक दूसरे का चेक क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा जिला है जहां नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। जैसे कि पटना में है तो मोकमा में नहीं होगा, हाजीपुर में नहीं होगा, ये सब जगह पर नहीं होगा। वे सारे बैंक को कहेगा आप कहां आ जाइए? पटने आ जाइए। तो हर एक दो डिस्ट्रिक्ट पर यह देखता है कि जहां पर ज्यादा एक दूसरे के चेक आ रहे हैं वहां आरबीआई अपना ऑफिस खोल देता है। शाम को सारा बैंक का प्रतिनिधि ऑफिस में जाइए और अपना चेक क्या कर लीजिए? क्लियर कर लीजिए। अगर यह काम अगर नहीं करता आरबीआई तो बड़ी दिक्कत नहीं हो जाता? बहुत दिक्कत होता। एचडीएफसी वाला के पास 5-5 बैंकों को पड़ा रहता, फोन करते रहता एसबीआई वाले को और कभी पीएनबी वाले को। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सारा चेक लेकर के सब बैंक पहुंच जाता आरबीआई के पास, आरबीआई क्लियर कर देता है सबको। इसीलिए इस कार्य को कौन सा कार्य कहते हैं? समाशोधन। क्लियर हो गया ना? तो आरबीआई का कार्य समाशोधन गृह का होता है। और इस कार्य का मतलब क्या हुआ समझे कि ना आप? इस कार्य का क्या मतलब हुआ आप समझे? क्या मतलब हुआ? सभी बैंकों के पास एक दूसरे का जो चेक पहुंचा है उसको क्या कर देना? क्लियर कर देना। उससे क्या कर देना? इसके लिए सभी प्रमुख शहरों में आरबीआई के एक ऑफिस होते हैं, या फिर 2-3 प्रमुख शहरों को मिलाकर एक ऑफिस होते हैं, और वहां पर शाम को बैंक प्रतिनिधि एक दूसरे को चेक लेकर जाते हैं और आपस में अपने मुद्रा को, अपने पैसा को क्लियर कर लेते हैं। तो आरबीआई नोट जारी करने का काम करती है, जो उसका सबसे प्रमुख काम है। आरबीआई सरकार के बैंकों के तौर पर काम करती है, आरबीआई बैंकों के बैंक के तौर पर काम करती है, आरबीआई अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करती है, आरबीआई विदेशी मुद्रा का संरक्षक होता है, और आरबीआई समाशोधन गृह का कार्य करती है। 7वां कार्य है कि आरबीआई साख नियंत्रण का कार्य करती है। आरबीआई साख नियंत्रण का कार्य करती है। आरबीआई साख नियंत्रण का कार्य करती है। अब ये कौन कार्य हो गया? सारा कार्य ही एक प्रकार का कार्य है, नहीं जी? आरबीआई का कार्य को समझना ही एक प्रकार का कार्य है। समाशोधन गृह का कार्य करती है। अब नहीं पढ़े कभी समाशोधन तो फिर दिक्कत होगा कि ये कौन कार्य है। लेकिन एक एक चीज क्लियर होकर समझ रहे हैं दोस्तों? बिल्कुल। लेकिन हमारे क्लास में समझता बहुत है लोग। आज तक हमको कोई विद्यार्थी नहीं बोला है कि नहीं समझ रहे हैं सर, क्या पढ़ा रहे हैं फालतू का। ऐसा पहले कुछ समय पहले सुनने को मिलता था कि क्या पढ़ा रहा है। मतलब हम शुरू से आए थे, कोई भी चीज देखिए ना हम पूरा डिटेल में लेकर जाते हैं, ठीक है। बहुत जगह विद्यार्थी खींचने वाला होता है, लेकिन हम सोचते हैं खींच देंगे तो इससे क्या नौकरी हो जाएगा। हमारी कोशिश रहती है कि कॉन्सेप्ट को समझाना और उस पर आधारित प्रश्नों को क्लियर करवाना। ये प्रश्न करवाने की प्रथा की शुरुआत हम ही पटना में शुरू किए थे। कोई पहले क्या करते थे कि हम पढ़ा देते थे, अब विद्यार्थी पढ़ लेता था। अब पढ़ के पता नहीं उसको नौकरी होता ही नहीं था। मतलब वो प्रोडक्टिविटी समझता खूब था, जो पढ़ा रहे हैं समझ रहे हैं,
फिर उसको हम बोलते थे कि जाकर के लूसेंट ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। बिल्कुल, उस समय हमारे नोट्स में क्वेश्चन नहीं रहता था, सबको बोलते थे कि पढ़ा दिए ना, अब जाकर के आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा और क्वेश्चन को याद करें। जाता था, पता नहीं होता क्या, बहुत विद्यार्थी को बोलते कुछ है और सोचता है मास्टर को दिमाग है थोड़े, अपने मन से काम करने लगा, अपने मन से जो वह पढ़ने लगा। हम जो पढ़ाए उसको रैक पर रख देता है, ठीक है, एकदम रैक पर रख दे, देख रहा है ना, वो एकदम बिट्टू झा का नोट है, पहले पढ़ते थे और क्वेश्चन करता ही नहीं था। फलस्वरूप क्या होता था कि जो प्रोडक्टिविटी हम चाहते थे वो मिल नहीं पाती थी। उसके बाद हमने क्या किया कि क्वेश्चन करवाना चालू किया कि फर्स्ट बैच में 8 गो दरोगा बन गया, फर्स्ट बैच। उसके बाद नोट्स में पूरा बदलाव कर दिए, सारे नोट्स का प्रश्न, मार्केट में जितना किताब था सब का प्रश्न एक जगह, क्वेश्चन बैंक का प्रश्न एक जगह और नोट में जोड़ दिए, ठीक। उसके बाद विद्यार्थी का देखे कि बहुत ज्यादा, मतलब इसको विद्यार्थी हाथों हाथ लिया, कहा कि नहीं सर अब तैयारी में बहुत ज्यादा मतलब अच्छा हो रहा है। और हम भी समझे कि क्या उतना पढ़ा के क्या होगा जब विद्यार्थी उस पर आधारित प्रश्न ही नहीं बना पाएगा। तो अब कुछ भी समझ लीजिए, पूरा समझ लीजिए, लेकिन उस पर आधारित अगर प्रश्न ही नहीं बना तो ये तो तय आपको नौकरी होने वाला नहीं है, क्योंकि नौकरी तो तब होगा जब आप प्रश्नों के उत्तर दे पाने में सक्षम होंगे। और कंपटीशन कितना दोस्तों दिनों दिन मतलब कठिन होते जा रहा है कि मेरिट तक में छट आता है आदमी, मेरिट तक में। और जहां मेरिट में विद्यार्थी छटा रहा है उतना मदहोश होकर तैयारी करिएगा तो दोस्तों जवानी तो ठीक से कट रहा है, बुढ़ापा में हालत खराब रहेगा, ठीक है। इसीलिए आप जानते हैं कि आगे के समय आपके भविष्य का जीवन सुखमय, चंचल और आत्मविश्वास से भरा पड़ा हो, इसके लिए जरूरी है कि आज आप कष्ट काटना सीख जाइए। कष्ट काटना मतलब पढ़ना, पढ़िएगा तो कष्ट होगा ही होगा। बहुत कहते हैं मजा से पढ़ेंगे, मजा से कभी पढ़ाने होगा, कष्ट काटिए होगा, यानी आप पढ़ने बैठिएगा मन करेगा, ठीक है। सोनू कुमार तो भी पढ़ता नहीं, सुतल होगा, बहुत दिक्कत होगा। लेकिन जो नौकरी करता है ना वो सारे दिक्कतों पर विजय प्राप्त कर कर वो रोते रहता लेकिन पढ़ते रहता है। जो पढ़ने वाला नहीं ना, बकरी मंडी में डेरा है, सर कोचिंग तो बहुत दूर ना है, मेरा डेरा बकरी मंडी में है, ठीक है, हम कैसे आएंगे, वो सोचते रह जाते कैसे जाएंगे। यहां बाढ़ बख्तियारपुर से आकर के विद्यार्थी नौकरी लेकर चला गया। तो कष्ट खोजिएगा पटना में या घर पर ही जो भी ऑनलाइन कर रहे हैं, कष्ट ढेर सारा है रास्ते में, लेकिन आपके पास तरीका एक ही है, वो रट कर नौकरी करने का, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। तो भटकने के 100 तरीके हैं। हम देखते हैं लॉज में, देखते हैं कभी कभी विद्यार्थी सब इतना मतलब नौकरी के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसका बन गया, आपको मुर्गा लाएगा 100 में 4 आदमी घूम रहा है, ये हम प्रत्यक्ष देखे। मुर्गा खरीद कर लाइए 7 बजे से, अरे सोनू फ्राई कैसे होगा, तो ऊपर से मोनू कर रहा है, देखो दोस्त नया यूट्यूब में देखे हैं उसमें प्याज नहीं डलता है, 4 घंटे से खाना बना खाते रहेगा। अब अंदाज लगाइए कि आप 4 घंटे से सिर्फ भोजन बना रहे हैं, 4 घंटे सिर्फ भोजन बना रहे हैं, जो 4 घंटा पढ़ा वो आपको कितना पीछे करेगा। और एक आदमी से भी अगर आप पीछे हो गए तो क्या लगता है कि उससे पहले आपको नौकरी होगा, नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों हमेशा सजग रहिए, कष्ट होगा, पढ़ने में कष्ट होता है, सबको होता है। तो 7वां कार्य है शाख नियंत्रण का कार्य करती है।
साख नियंत्रण का कार्य करती है। साख नियंत्रण का कार्य क्या हुआ? साख नियंत्रण का कार्य हुआ, इसका मतलब आप समझिए कि अर्थव्यवस्था में कितनी नकदी रहेगी, कितनी नकदी नहीं रहेगी, कितनी नकदी को अर्थव्यवस्था से बाहर कर देना है, कितना कैश का फ्लो अर्थव्यवस्था में बनाए रखना है, इसी सब की व्यवस्था करना क्या कहलाता है? साख नियंत्रण। यानी आरबीआई साख नियंत्रण करती है। इसका मतलब हुआ कि आरबीआई समय समय पर अर्थव्यवस्था में कैश का फ्लो बढ़ा देती है, तो कभी कैश का फ्लो, ये काम वो कैसे करती है इसको भी हम आगे पढ़ने वाले। लेकिन साख नियंत्रण का मतलब यह हुआ दोस्तों कि अर्थव्यवस्था में प्रचलित नकदी की मात्रा को कम या अधिक करना। अर्थव्यवस्था में प्रचलित नकदी की मात्रा को आरबीआई भिन्न भिन्न नीतियों के जरिए कभी भी कम कर सकती है, कभी भी। यही काम करना क्या कहलाता है दोस्तों? साख नियंत्रण का काम कहलाता है। तो आरबीआई के मुख्य 7 कार्य हैं, 7 कार्य। आरबीआई के मुख्य कितने कार्य हैं? 7 कार्य। कितने कार्य दोस्तों? 7 कार्य। आरबीआई के मुख्य कितने कार्य? जिसमें सबसे प्रमुख कार्य नोट जारी करना, सरकार के बैंक के तौर पर कार्य करना, बैंकों के बैंक के तौर पर कार्य करना, अंतिम ऋणदाता के तौर पर विदेशी मुद्रा का संरक्षक के तौर पर काम करना, समाशोधन गिरी के रूप में कार्य करना और साख मुद्रा का नियंत्रण करना। इन 7 कार्यों के अलावे आरबीआई कुछ अन्य कार्यों को भी अंजाम देती है, लेकिन 7 ही कार्य आरबीआई का या किसी भी देश के केंद्रीय बैंक का मुख्य होता है, किसी भी देश का। अन्य कार्य में इसका सबसे पहला मुख्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करना, भारत का प्रतिनिधित्व करना। यानी कि मान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक कोई मीटिंग बुलाया, आईएमएफ कोई मीटिंग बुलाया, या समस्त देशों के केंद्रीय बैंकों की मीटिंग हो रही है, तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन जाएगा? आरबीआई ही जाएगा। आरबीआई मतलब भेजेगा, गवर्नर भेजेगा उनको कि जो उनमें भाग लेगा। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का संबंध वित्त क्षेत्र से है, मुद्रा से है, फाइनेंस से है, ऋण से है, ऋण को कम करने से है, अंतर्राष्ट्रीय ऋण से है, यानी रुपयों पैसों से संबंधित कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अगर होगा तो वहां भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? आरबीआई। तो आरबीआई का एक मुख्य काम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित, खासकर वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो वित्त से संबंधित है, वित्त को इंग्लिश में फाइनेंस कहते हैं, जो ऋण से संबंधित है, जो मुद्रा से संबंधित है या मुद्रा के अन्य कार्यों से संबंधित है, WTO का मीटिंग है या IMF का मीटिंग है या वर्ल्ड बैंक का मीटिंग है, तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। दूसरा इसका मुख्य काम है कटे फटे नोट को वापस लेना, कटे फटे नोट को वापस लेना। वापस, आप जानते हैं कि अगर नोट कट फट जाए तो व्यापारिक बैंक नहीं लेगा, वो नोट व्यापारिक बैंक नहीं लेगा, ले लेगा आपके साथ अच्छा रिलेशन है तो ले लेगा, लेकिन प्रायः नहीं लेता है। लेकिन उन कटे फटे नोट आरबीआई को दे दीजिए, आरबीआई आपको उसके बदले में क्या देगा? क्या? नहीं, कोई टैक्स नहीं काटेगा। दूसरा मुख्य में कटे फटे नोट को वापस लेना। अब जानते हैं नोट जो देखे होंगे, नोट में
नोट में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इस बात का उल्लेख किए हुए रहते हैं कि मैं धारक को XYZ जितनी की भी है उतनी करेंसी अदा करने का वचन, यानी वचन के बल, यानी कि मुद्रा पर, मुद्रा के वैल्यू दिलाने का जो वचन है वह RBI के गवर्नर के तौर पर है। तो कट खया फट गया नोट, तो वह चलता नहीं अर्थव्यवस्था में। व्यापारिक बैंक भी लेने से मना करते हैं, लेकिन गवर्नर तो उस पर वचन दिया हुआ है और उस पर यह भी नहीं लिखा है कि कट फट जाएगा तो हम नहीं देंगे। उस पर देंगे कि सीधा लिखा रहता है कि 10 रुपए का नोट है तो मैं धारक को, यानी जिसके पास है नोट, 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यानी कि जब भी होगा RBI आपको 10 रुपए का वैल्यू दिलाने का वचन दे रहा है। इसी वचन देने के कारण कटे फटे नोट को वापस लेने का काम कौन करता है? RBI करता है, और यह बिना कमीशन का होता है दोस्तों। सिर्फ कुछ शर्तें हैं, जैसे नोट का जो एक अंक होता है वे स्पष्ट होनी चाहिए नोट पर, ठीक है। कुछ अंक होते हैं, सीरीज होते हैं नोट के, वे स्पष्ट होनी चाहिए। तो बिना किसी कमीशन के, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आपके नोट वापस लिए जाएंगे, ठीक है। अब नोट अगर इधर उधर का है तो RBI को तो इतना अधिकार है ही कि पूछेगा कि नोट कहां से लाए, काहे फट गया, ठीक है, इतना तो पूछ ही सकता है। लेकिन कोई कमीशन नहीं, कटे फटे नोट RBI वापस करता है, क्योंकि अदा करने का वचन RBI के तरफ से ही दिया जाता है, व्यापारिक बैंक के तरफ से नहीं दिया जाता है। तो RBI के अन्य कार्य में आता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करना, दूसरा है कटे फटे नोट को, उसके बाद कृषि वित्त की व्यवस्था करना, कृषि वित्त की व्यवस्था करना। अब कृषि वित्त, एग्रीकल्चर फाइनेंस, आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में कृषि न होगा तो हम प्रधान रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे दोस्तों। कोरोना काल में श्रीलंका का हाल देख रहे हैं क्या हो गया है, लेकिन भारत का वो हाल कभी नहीं वैसा हो सकता है, क्योंकि कुछ भी कम हो जाए, अनाज तो जितना चाहिए उतना उत्पादन कर रहे हैं, तो खाने पीने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। मंदी भी आ जाए तो इतना मजबूत भारत जरूर है। लेकिन अगर भारत कृषि में भी आत्मनिर्भर नहीं रहता तो भारत की स्थिति आज जितनी बेहतर है क्या रह पाती? कहने का मतलब यह है कि एग्रीकल्चर, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, रीढ़। कोरोना काल हो गया था, जानते थे GDP का हर सेक्टर माइनस में जा रहा था, लेकिन एग्रीकल्चर एकमात्र सेक्टर था जो ऊपर बढ़ रहा था। वही एकमात्र सेक्टर था जो अर्थव्यवस्था के GDP को प्लस में बनाए रखने में अपना योगदान दे रहा था। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी 52% जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से अपना कार्य, अपनी आजीविका कृषि क्षेत्र में संलग्न रहकर पूरा करते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए कृषि को फाइनेंस उपलब्ध कराना, कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है कौन? लेकिन सरकार के निर्देशों पर। जब देखते हैं कि सरकार बड़े बड़े, देखे होंगे किसानों का लोन माफ कर दिया। अब सरकार को लोन माफ करना है या सरकार को बड़े स्तर पर किसानों को ऋण दिलवाना है, इसमें वे सहायता किसका लेगा? RBI का। वे गवर्नर को बुलाएगा, गवर्नर साहब देखिए ऋण माफ करना है कैसे होगा, या ऋण दिलवाना होगा कैसे होगा। तब RBI का कार्य हो जाता है कि कृषि वित्त की व्यवस्था करना, एग्रीकल्चर फाइनेंस की व्यवस्था करना। कैसे? तो जिस तरह वह सरकारों के लिए ऋण की व्यवस्था करता है उसी तरह वह एग्रीकल्चर फाइनेंस की व्यवस्था करता है, कृषि वित्त की भी व्यवस्था करता है। और ये बहुत जरूरी है करना, क्योंकि हमको बता चुके हैं कि एग्रीकल्चर भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? रीढ़ है। एग्रीकल्चर भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है? रीढ़ है। और चौथा कार्य है दोस्तों, चौथा कार्य है आर्थिक सूचना।
आर्थिक सूचना को इकट्ठा करना और उसका प्रकाशन करना। अब आर्थिक भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या रहेगी, भविष्य में महंगाई कितनी रहेगी, वर्तमान में महंगाई क्या है, इसकी जानकारी समय समय पर किसके द्वारा दी जाती है? आरबीआई के द्वारा भी दी जाती है और सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा भी दी जाती है। तो आरबीआई समय समय पर लोगों को आर्थिक सूचनाएं देती रहती है कि आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति ये होने वाली है, आने वाले समय में ये सेक्टर मजबूत होगा, वे सेक्टर कमजोर होगा, वर्तमान में महंगाई इतनी है, भविष्य में महंगाई घटिया बढ़ सकती है। इस तरह के तमाम सूचना आरबीआई देश के जनता को उपलब्ध कराती है कि ताकि वे आर्थिक स्तर पर भविष्य के लिए सही निर्णय ले सके। क्लियर? काम हो गया तमाम किसका? ठीक है, तो दोस्तों समझ गए। अब देखिए कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सरकार का बैंकर किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। नए बैंक खोलने के लिए लाइसेंस कौन प्रदान करता है? आरबीआई प्रदान करता है। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई। वर्तमान में आरबीआई को नोट जारी करने के लिए अपने कोष में कितने करोड़ का सोना रखना चाहिए? 100। विदेशी प्रतिभूति 85 करोड़। क्लियर है? समाशोधन गृह के रूप में कौन कार्य करता है? आरबीआई का। विदेशी मुद्रा का संरक्षक कौन है? आरबीआई है। ठीक है, विदेशी मुद्रा का संरक्षण कौन है? साख मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। और हम जितने कार्यों को पढ़े हैं ये कार्य न सिर्फ रिजर्व बैंक के हैं बल्कि सभी देशों के केंद्रीय बैंक इतने कार्यों को संपन्न करते हैं। यानी अमेरिका का फेडरल रिजर्व सिस्टम भी नोट जारी करता है, समाशोधन गृह का काम करता है, विदेशी मुद्रा का संरक्षण करता है, साख नियंत्रण करता है। क्लियर है? तो हम आरबीआई के कार्यों को समझ चुके हैं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति नाम है मौद्रिक नीति। वैसे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति से संबंधित नीति को ही क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति कहते हैं। यानी मौद्रिक नीति के संबंध अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति से है। जिस नीति का संबंध मुद्रा से है दोस्तों वही मौद्रिक नीति है। जिस नीति का संबंध अर्थव्यवस्था में मुद्रा के फ्लो कम या अधिक करने से है वही मौद्रिक नीति है। और यह मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई। यह मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? जिसका संबंध किससे होता है? तो आरबीआई प्रत्येक 2 महीने बाद कौन नीति लागू करता है? यह प्रत्येक 2 महीने के बाद अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। और मौद्रिक नीति का संबंध मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति से है कि अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। इसी का निर्णय प्रत्येक 2 महीने बाद आरबीआई करता है, जो किस नाम से जाना जाता है?
यानी किसी भी देश का मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू किया जाता है? केंद्रीय बैंक के द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? आरबीआई लागू करता है। कौन लागू करता है दोस्तों? आरबीआई लागू करता है। अब यह मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है? तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है, उद्देश्य कई होते हैं लेकिन मुख्य उद्देश्य होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जिसको आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? महंगाई को क्या करके रखना? नियंत्रण करना। तो मौद्रिक नीति कितने महीने बाद इसकी समीक्षा की जाती है? प्रत्येक 2 महीने बाद मौद्रिक नीति की क्या की जाती है? समीक्षा की जाती है या नए सिरे से उसे लागू की जाती है। मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? आरबीआई। मौद्रिक नीति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति से है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना इस मौद्रिक नीति का सबसे प्राथमिक उद्देश्य होता है। उद्देश्य कई होते हैं लेकिन मौद्रिक नीति का सबसे प्राथमिक उद्देश्य है महंगाई को नियंत्रित रखना या मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना। और भी कई उद्देश्य होते हैं जैसे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को आदर्श स्तर पर बनाए रखना भी मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है। अर्थव्यवस्था को सुचारू तरह से गतिशील बनाए रखना भी मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है। सरकार के द्वारा लागू की गई नीतियों को ठीक तरह से अर्थव्यवस्था में लागू करना भी मौद्रिक नीति के अंतर्गत होता है। यानी मौद्रिक नीति में यह भी ध्यान रखे जाते हैं कि सरकार जो नीति लागू कर रहा है वे नीतियां किस तरह से अधिक जनता को फायदा पहुंचाए, उस अनुरूप भी मौद्रिक नीति में परिवर्तन किए जाते हैं। लेकिन कई उद्देश्यों में सबसे मुख्य उद्देश्य मौद्रिक नीति का क्या होता है दोस्तों? क्या करना? क्लियर हो गया? तो मौद्रिक नीति कौन जारी करती है? कौन जारी करती है? मौद्रिक नीति कौन जारी करती है? मौद्रिक नीति का संबंध किससे है? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि मौद्रिक नीति के 2 हिस्से हैं। मौद्रिक नीति के कितने उपकरण हैं? 2। मात्रात्मक और गुणात्मक। आरबीआई जो मौद्रिक नीति लागू करती है तो मौद्रिक नीति के कितने उपाय हैं? एक मात्रात्मक और एक। अब क्या क्या मात्रात्मक है और क्या क्या गुणात्मक है यह भी याद रखना है। बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR और खुले बाजार की क्रियाएं। बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, CRR, SLR, खुले बाजार की क्रियाएं क्या है? कभी क्वेश्चन यही दे देता है कि निम्नलिखित में कौन मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपाय नहीं है? तो आप देख लिए मात्रात्मक के अंतर्गत क्या क्या आता है। गुणात्मक के अंतर्गत होता है साख की राशनिंग, दूसरा आता है सीमांत आवश्यकता, तीसरा आता है प्रत्यक्ष कार्रवाई और चौथा आता है नैतिक दबाव।
या दबाव, जो भी प्रभाव का लीजिए। और एक और होता है विभेदक, लेकिन विभेदक ब्याज दर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मौद्रिक नीति आरबीआई लागू करती है, मौद्रिक नीति आरबीआई लागू करती है। किसी भी देश की मौद्रिक नीति वहां की केंद्रीय बैंक लागू करती है। सिंगापुर का भी केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति को लागू करता है, लेकिन नोट जारी नहीं करता दोस्तों। और मौद्रिक नीति का तो संबंध मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में फॉलो कर रहे कैश की मात्रा को घटाने और बढ़ाने से ही होता है। लेकिन उसका उद्देश्य होता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके रखना, अर्थात महंगाई को नियंत्रित करके रखना। और मौद्रिक नीति को प्रत्येक 2 महीने बाद समीक्षा की जाती है। यानी एक बार मौद्रिक नीति लागू किया, अगले 2 महीने बाद या तो उस नीति में कोई परिवर्तन किया जाएगा या हूबहू लागू रखा जाएगा। लेकिन हर 2 महीने बाद मौद्रिक नीति की समीक्षा आरबीआई के गवर्नर के अंतर्गत, आरबीआई के गवर्नर के अधीन होगा ही होगा। और यह मौद्रिक नीति के कितने उपकरण हैं? 2, मात्रात्मक और ये याद रखना जरूरी है कौन मात्रात्मक है और कौन गुणात्मक है। कौन मात्रात्मक है और, क्योंकि कभी कभी प्रश्न आता है सीधे कि निम्नलिखित में कौन मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपाय नहीं है, या कौन मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपाय नहीं है, कौन मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपाय नहीं है, कौन मात्रात्मक उपाय नहीं है। तो आप मात्रात्मक को याद कर लीजिए, गुणात्मक फेरी में याद हो जाएगा। मात्रात्मक को याद कर लीजिएगा तो जो याद नहीं है वो क्या हो जाएगा? क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, क्या हुआ ना, इसके अलावा कोई गुणात्मक नहीं होता है। 4, 1, 5 विभेदक ब्याज दर को आप ले सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब हमें एक एक करके पढ़ना पड़ेगा ये 6 और 4 10 पॉइंट को, 11 पॉइंट। तो यानी कि मौद्रिक नीति में हमें कुल कितने टर्म को समझना पड़ेगा? 11 टर्म को समझना पड़ेगा। और समझना इस दृष्टिकोण से पड़ेगा दोस्तों कि इसको बढ़ा दे घटा दे तो इससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दर पर आ गए हैं अभी ये, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्लास में 11 टर्म को देखते हैं। आइए दोस्तों, ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन वाले दोस्तों बताइए। सुभाष कुमार, राम कुमार, रोहित कुमार, पिछले वाला कौन वीडियो कट गया था? हाँ, तो जो छूट गया तो दोस्तों इस वीडियो में हम मुद्रा के कार्य से ही, आरबीआई के कार्य से ही लेकर आगे बढ़े हैं। प्रेमचंद्र कुमार राव आज के क्लास के बाद लास्ट वाला जो कुछ कटा था प्रेमचंद कुमार राव, उसको आज हम शामिल कर लिए हैं। आज वीडियो रुक रहा था, नहीं रुक रहा था दोस्तों। ऑनलाइन वाले बताइए कैसा इकोनॉमी जा रहा है? चौथा चैप्टर भी अब अंतिम दौर में है। आगे वाला को सब बोल रहे, याद करके बैठिएगा। क्या हुआ अंदर? अपने फेंक दिया तो इधर।
राहुल कुमार आर कुमार। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।